का सीना रखते हैं, ना रुकते हैं ना थमते हैं, चाहे जितनी मेहनत कर ले थकने वालों में हम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। माटी के सच्चे लाल है हम, हर हाल में ही खुशहाल है हम। मौसम कोई ऋतु हो कोई, एक पल भी आंखें नम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। तुड़ाई करने के बाद इनमें से कौन सा फल पकता नहीं रहता? बीज द्वारा पौधों का प्रवर्धन क्या कहलाता है? बागवानी किसे कहते हैं? विकल्प बी। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में है? फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई? भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? हमने मिलकर फैसला किया है कि आदित्य फेंक लीजिए जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अपने दोस्त सचिन खुराना का अभिनंदन स्वीकार करें। इस नए एपिसोड में नई उमंग के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हूँ भावना रॉय। मेरी तरफ से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सचिन के साथ मेरा भी अभिवादन स्वीकार करें। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कृषि ज्ञान और मनोरंजन के इस नए शो में, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। वाह वाह वाह। जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। भावना जी, आपको छा गई। इस शो की आड़ में आपने अपनी कविता सुनाने की सारी प्यार बुझा दी है। हाँ? वैसे तो ये 19वां एपिसोड है, और भी मौके मिलेंगे आपको, पर बहुत अच्छा सुनाया आपने। थैंक यू। मित्रों, भावना की बेहतरीन लाइंस के बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मिलवाते हैं आपको अपनी चारों टीम्स और एक्सपर्ट से। हमारी पहली टीम है टीम भूमिपुत्र। हमारी दूसरी टीम का नाम है टीम हलधर। हमारी तीसरी टीम है टीम अन्नदाता। हमारी अगली टीम का नाम है टीम खेतीहर। टीम खेतीहर के 3 कंटेस्टेंट्स हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड में एक सदस्य एलिमिनेट हो गया था। हमारे एक्सपर्ट पैनल में हैं श्री भोए कमलेश पांडुरंग जी, डॉक्टर दीपक शिंदे जी और श्री योगेश भागुरे जी। परिचय के बाद आगे बढ़ते हैं। टीम भूमिपुत्र के लिए एक अच्छी खबर है, और वो ये है कि पिछले एपिसोड में भूमिपुत्र ने टॉप स्कोर किया था। शो के नियम के हिसाब से अब भूमिपुत्र के उस साथी को वापस बुलाना है जो एपिसोड में एलिमिनेट हो गए थे। तो आइए स्वागत करते हैं टीम भूमिपुत्र के श्यामराव मोगल जी का। एक बार मंच से जाने के बाद दोबारा वापस आना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि जैसी फीलिंग देता है। Am I right? यस। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, यहाँ पर 4 टीम है। जिस टीम से जो भी सवाल पूछा जाएगा, वो टीम आपस में विचार विमर्श करके कम से कम समय लेते हुए सही जवाब देगी। सवालों जवाबों के आधार पर एपिसोड के अंत में देखा जाएगा कि किस टीम का स्कोर सबसे कम है। शो के नियम के हिसाब से 2 एपिसोड में जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा, उस टीम में से कोई एक प्रतिभागी एलिमिनेट हो जाएगा। एक बहुत अच्छी बात है कि आगे अगर वो टीम किसी भी एपिसोड में टॉप स्कोर करती है, तो वो अपने एलिमिनेटेड प्रतिभागी को टीम में वापस बुला सकती है। और इस तरह पड़ाव दर पड़ाव सवालों की फसल काटते काटते जो टीम हमारी आखिरी
यानी 26वें एपिसोड में विजेता टीम रहेगी, उसे मिलेंगे 1 लाख रुपए। विजेता टीम को खोजने के लिए आइए बात करते हैं हम किसी से कम नहीं के राउंड्स की। हर एपिसोड में 4 राउंड्स हैं और इन राउंड्स के नाम इस प्रकार हैं। पहला राउंड खेती बाड़ी राउंड। इस राउंड में खेती बाड़ी से जुड़े 2 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब देने पर टीम को मिलेंगे पूरे 10 नंबर। दूसरा राउंड बागवानी राउंड। इस राउंड में 2 सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने पे मिलेंगे 10 नंबर प्रति क्वेश्चन। तीसरा राउंड यानी कि बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम सबसे पहले बजर दबाकर सही जवाब देगी उसे मिलेंगे हर सही जवाब के 10 नंबर और अगर गलत जवाब हुआ तो कट जाएंगे 5 नंबर। हमारा चौथा राउंड है रैपिड फायर राउंड। इस राउंड में हर टीम से 5 सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे और इस राउंड के हर सवाल के होंगे 2 नंबर जिनका जवाब आपको 1 मिनट में देना है। पहला राउंड शुरू होने से पहले हम देखते हैं टीम खेतीहर की प्रतिभाशाली स्टूडेंट कविता आवाड़ और उसके गांव का एक वीडियो देखते हैं। इंसान की सबसे पहली और अहम जरूरत, उस पर बात करते, उसकी चिंता करते लोग कम ही दिखाई पड़ते हैं। हमारा खाना, हमारा भोजन, और कभी बात होती भी है तो ये खाओ वो खाओ, उससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जैसी चर्चा सुनने को मिलती है। पर वो किसान जो खाने की, जीने की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करता है, जो पूरी दुनिया का अन्नदाता है, उसके हालात, उसकी स्थिति पर चर्चा तो क्या, ज्यादातर लोग कुछ खास जानते तक नहीं है। कृषि, किसान, खेती के लिए चलने वाली मुहिम में हमारे युवाओं की जो एक अघोषित सेना तैयार हो रही है, उसी सेना की एक योद्धा हैं 21 साल की कविता रमेश आह्वाड़। कविता महाराष्ट्र के नाशिक जिला सिन्नर तालुका के दापुर गांव में जन्मी हैं। उनके 50 वर्षीय पिताजी श्री रमेश देवराम आह्वाड़ पेशे से किसान हैं। कविता जी ने 2020 में एग्रीकल्चर में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरी की और वो अब के वाघ कॉलेज से एग्रीकल्चर में बीएससी कर रही हैं। मेधावी छात्रा हैं। कविता जी हमें बताती हैं कि एग्रीकल्चर एक ऐसा विषय है जिसे ठीक से छुआ भी नहीं गया है। एग्रीकल्चर की पढ़ाई में इसके हर कण कण की व्याख्या मिलती है, जिनको आप विस्तार से देखें तो उन्हें असंख्य कहा जा सकता है। इसीलिए कविता जी का मानना है कि एग्रीकल्चर को ही नहीं, उसकी पढ़ाई के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। कविता जी ने अपनी पढ़ाई के दौरान ही अपनी खेतों की मिट्टी को समझा और जाना कि उसमें कब, क्या, कैसे, कौन सी फसल उगाना मुनासिब होगा, जिसका एक मायने में अर्थ ये हुआ कि कोई भी जमीन बंजर नहीं होती। जरूरत है जमीन को पहचानने, जलवायु और उन सभी चीजों पर विचार और उपचार करने की, जिससे जाना जा सके कि उस जमीन पर क्या, कैसे और कौन सी फसल बोई जा सकती है। कविता के पिताजी 6 एकड़ में केवल प्याज की खेती ही किया करते थे, पर जब कविता ने रिसर्च की और उन्हें अलग अलग मौसम में अलग अलग सब्जियां उगाने की सलाह दी, जिसके परिणाम बड़े ही सुखद रहे। कम मेहनत, कम लागत में उस फसल से कविता जी के पिता को अच्छा खासा मुनाफा हुआ और आज वो अपनी 6 एकड़ की जमीन में न सिर्फ प्याज बल्कि प्याज के बीज, पत्ता गोभी, ब्रोकली, टमाटर जैसी सब्जियां उगा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी कोशिश में एक और कदम बढ़ाया। वो आसपास के गांव के किसानों को जाकर जागरूक करने लगी हैं। घर में प्रयोग थोड़ी आसान थी, पर अन्य किसानों के साथ ये आसान नहीं होने वाला था। उनके लिए ये अहम पर चोट लगने वाली बात थी कि इतनी छोटी सी लड़की हमें खेती करना सिखाएगी। मुश्किल आई, पर कविता जी ने हार नहीं मानी और लगातार अपनी कोशिशों में जुटी रही। कुछ किसानों ने उनकी बात मानी और बढ़िया मुनाफा कमाया, जिसे देखकर दूसरे किसान भी उनकी जानकारी और ज्ञान से फायदा लेने लगे। आज हालात ये हैं कि किसी भी फसल की बुआई से पहले वो कविता जी से पूछते हैं और सलाह लेते हैं। कविता जी का कहना है कि उनकी इस मुहिम में आखिरी किसान तक पहुंचना है, उसे सशक्त बनाना है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई हल ना हो, बस जरूरत है उस हल को ढूंढ निकालने की। कविता जी की भावनाएं बहुत पवित्र हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो अपनी इस मुहिम में जरूर सफल होंगी। हम पहले से हर साल 3 गुना या 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, पर मेरी असली कमाई तब पूरी होती है जब मेरे पापा अपना हाथ प्यार से मेरे सर पर घुमाते हैं।
देखा सचिन, बेटियां होती ही ऐसी हैं। अपने पापा के प्यार के लिए कंधे से कंधा मिलाकर अपने परिवार को आगे बढ़ाया। बहुत ही इम्प्रेसिव था ये मेरे लिए कविता। अब शुरू करते हैं हम किसी से कम नहीं के इस एपिसोड के पहले राउंड से, जो कि है खेती बाड़ी राउंड। और खेती बाड़ी का पहला सवाल है टीम भूमिपुत्र से। टीम भूमिपुत्र, क्या आप तैयार हैं? तैयार है। टीम भूमिपुत्र, आपका पहला सवाल है, कीटों के कितने पैर होते हैं? आपके विकल्प हैं, विकल्प ए 4, विकल्प बी 2, विकल्प सी 8, विकल्प डी 6। इंसेक्ट की कितनी लेग्स होती हैं? विकल्प ए 4 लेग्स, विकल्प बी 2 लेग्स, विकल्प सी 8 लेग्स या विकल्प डी 6 लेग्स। डी 6। इनका उत्तर है डी 6 लेग्स। क्या इनका उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? टीम भूमिपुत्र का उत्तर सही है। वैसे काफी कंफ्यूजिंग सवाल है ये। 4 और 6 में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीम भूमिपुत्र, आपका दूसरा सवाल है, दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? विकल्प ए पहला, विकल्प बी दूसरा, विकल्प सी तीसरा या विकल्प डी चौथा स्थान। मतलब कि मिल्क प्रोडक्शन में भारत पूरे वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है? विकल्प ए पहले नंबर पे है, विकल्प बी दूसरे नंबर पे है, विकल्प सी तीसरे नंबर पे है या विकल्प डी चौथे नंबर पे है। ए पहला। इनका आंसर है कि भारत पहले नंबर पे है। क्या ये उत्तर सही है? बहुत सही जवाब। खेती बाड़ी राउंड की अगली टीम है टीम हल्दर। टीम हल्दर, आपका पहला प्रश्न है, दूध की शुद्धता ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विकल्प ए पीजोमीटर, विकल्प बी लैक्टोमीटर, विकल्प सी मैनोमीटर, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। अर्थात दूध की प्योरिटी को चेक करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? विकल्प ए पीजोमीटर, विकल्प बी लैक्टोमीटर, विकल्प सी मैनोमीटर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। लैक्टोमीटर। विकल्प बी लैक्टोमीटर। जजेस, आपको क्या लगता है, क्या ये जवाब सही है या फिर गलत? बिल्कुल सही जवाब। एक्सपर्ट्स, जैसे दूध में लैक्टोज होता है बेसिकली, है ना? लैक्टोज लोग इंटॉलरेंट काफी हो जाते हैं, तो लैक्टोज को आई थिंक वो पूरा मेजर करने के लिए लैक्टोज मीटर होता है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। टीम हल्दर, आपका दूसरा प्रश्न है, पानी की सतह से गहराई नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? विकल्प ए पीजोमीटर, विकल्प बी प्लानोमीटर, विकल्प सी लैक्टोमीटर या फिर विकल्प डी मैनोमीटर। यानी कि पानी के लेवल से गहराई मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? विकल्प ए पीजोमीटर, विकल्प बी प्लानोमीटर, विकल्प सी लैक्टोमीटर या फिर विकल्प डी मैनोमीटर। पीजोमीटर। जजेस, क्या लगता है? राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी टीम की ओर, टीम अन्नदाता। तैयार हैं? टीम अन्नदाता, आपका पहला सवाल है, अधिक ढलान व ऊबड़ खाबड़ भूमि में पौधे लगाने हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है? आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए मीडी विधि, विकल्प बी वर्गाकार विधि, विकल्प सी पंचभुजाकार विधि या विकल्प डी त्रिभुजाकार विधि। कौन सा तरीका अधिक ढलान या ऊबड़ खाबड़ जमीन में खेती करने के लिए उपयुक्त है? विकल्प ए मीडी विधि, विकल्प बी वर्गाकार विधि, विकल्प सी पंचभुजाकार विधि या विकल्प डी त्रिभुजाकार विधि। त्रिभुजाकार विधि। का उत्तर है विकल्प डी त्रिभुजाकार विधि। क्या ये सही है जजेस? सही जवाब।
इसी सही जवाब के साथ आपका दूसरा प्रश्न है टीम अन्नदाता। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में सर्वाधिक उपयोग होने वाला कौन सा फर्टिलाइजर है? विकल्प ए यूरिया, विकल्प बी एमओपी, विकल्प सी डीएपी, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला फर्टिलाइजर कौन सा है? विकल्प ए यूरिया, विकल्प बी एमओपी, विकल्प सी डीएपी, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। यूरिया। विकल्प ए उनका उत्तर है यूरिया। क्या उत्तर सही है? उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए खेती बाड़ी राउंड की अगली टीम की ओर, यानी कि चौथी टीम की ओर। टीम खेतीहर। टीम खेतीहर, आपका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल ग्रामीणी कुल की है? विकल्प ए चना, विकल्प बी मटर, विकल्प सी मक्का, विकल्प डी गाजर। इनमें से कौन सी फसल ग्रामीणी कुल या प्रजाति की है? विकल्प ए चना, विकल्प बी मटर, विकल्प सी मक्का, विकल्प डी गाजर। विकल्प सी मक्का। जजेस, विकल्प सी मक्का सही उत्तर है या फिर गलत? जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की तरफ टीम खेतीहर। इनमें से कौन सी फसल ग्रामीणी कुल की है? विकल्प ए चना, विकल्प बी मटर, विकल्प सी गिनी घास, विकल्प डी प्याज। यानी कि ग्रामीणी कुल की क्रॉप इनमें से कौन सी है? विकल्प ए चना, विकल्प बी मटर, विकल्प सी गिनी घास या फिर विकल्प डी प्याज। काफी गहरी डिस्कशंस चल रही हैं। विकल्प सी गिनी घास। विकल्प सी गिनी घास, क्या ये सही उत्तर है जजेस या फिर गलत? राइट आंसर। इसी के साथ पहला राउंड खेती बाड़ी राउंड ही खत्म होता है और इस राउंड के स्कोर्स इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं 20 में से 20 अंक। टीम हलदर को भी मिले हैं 20 में से 20 अंक। टीम अन्नदाता को भी मिले हैं 20 में से 20 अंक। टीम खेतीहर को भी मिले हैं 20 में से 20 अंक। जैसे कि सभी टीम्स यहां शानदार स्कोर कर रही हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कभी एप्पल जैम खाई है? बिल्कुल, बहुत अच्छी होती है ना? बहुत अच्छी होती है। और मैंगो जैम खाई है आपने? नहीं। आपने मैंगो जैम नहीं खाया? पर मेरी फेवरेट जैम स्ट्रॉबेरी जैम है बाय द वे। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली टीम की ओर। किसी से कम नहीं, कम नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम चाहेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट योगेश सर खेती या किसानी से संबंधित किसी विषय पर अगर हमारे साथ कुछ ज्ञान साझा करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। आज हम जैविक खाद उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे किसान भाई फसलों के अच्छी उपज के लिए हमारे मिट्टी में रासायनिक खाद डालते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो हमारे मिट्टी में
फिक्स हो जाते। फिक्स होते मतलब क्या होता है, वो हमारे फसलों के लिए उपलब्ध होते नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें बायो फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए। तो ये बायो फर्टिलाइजर क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट हमारे मिट्टी में फिक्स हुए उनको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते, जो कि वो हमारे फसलों के लिए उपलब्ध होते। तो ऐसे कौन से बायो फर्टिलाइजर है जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें पहला है राइजोबियम। जो लेग्यूमिनस क्रॉप होते, इसके बीज उपचार के लिए हम राइजोबियम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। उसके बाद है एजोटोबैक्टर। लेग्यूमिनस क्रॉप के अलावा जो कुछ सब्जियां हैं और फल हैं, उसके लिए हम एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके हम बीज के उपचार के लिए यूज़ कर सकते हैं या मिट्टी में भी डाल सकते हैं। उसके बाद है एजोला। हम जो धान की खेती करते, धान के खेती में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हम एजोला यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है PSB यानी कि फॉस्फोरस सोलिडाइजिंग बैक्टीरिया। ये क्या करता है, ये फॉस्फोरस फिक्सेशन का काम करता है। इसका हम बीज के उपचार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या मिट्टी में भी डाल सकते हैं। उसके बाद है पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया और पोटैश सोलिडाइजिंग बैक्टीरिया। ये भी हम हमारे मिट्टी में डाल सकते हैं। ये क्या करता है, पोटैश को उपलब्ध फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अगर हम ये सब बायो फर्टिलाइजर हमारे खेती में इस्तेमाल करेंगे तो रासायनिक खाद्य पर जो खर्चा होता है वो कम होगा। और दूसरी बात, हमारे उपज में 10 से 15% बढ़ा होगी और हमारा मिट्टी का जो हेल्थ खराब हो रहा है वो भी कम होगा। तो मेरा सभी किसान भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैविक खाद्य उर्वरक अपने खेती में इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये इन्फॉर्मेशन काफी इन्फॉर्मेटिव थी। हमारे जितने भी दर्शक गण हैं वो भी ये जान ले और समझ ले कि मिट्टी की हेल्थ के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम किसी से कम नहीं कि दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है बागवानी राउंड। इस राउंड में हर टीम से 2-2 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प चुनने पर आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो शुरू करते हैं बागवानी राउंड। उसका पहला सवाल पूछते हैं टीम भूमिपुत्र से। टीम भूमिपुत्र, आपका पहला प्रश्न है, कौशल किसकी उन्नत किस्म है? विकल्प ए मूंगफली की, विकल्प बी धान की, विकल्प सी चाय की, विकल्प डी कटहल की। यानी कि कौशल किसकी एडवांस्ड वैरायटी है? विकल्प ए मूंगफली की, विकल्प बी धान की, विकल्प सी चाय की, विकल्प डी कटहल की। ए मूंगफली। जजेस, विकल्प ए क्या सही उत्तर है? ये इस सवाल का सही उत्तर है। टीम भूमिपुत्र, आपका दूसरा प्रश्न, आलू का प्रकार निम्न विकल्प में से कौन सा है? विकल्प ए जड़, विकल्प बी कंद, विकल्प सी उपरोक्त दोनों, या फिर विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। आलू का प्रकार निम्न विकल्प में से कौन सा है? विकल्प ए जड़, विकल्प बी कंद, विकल्प सी उपरोक्त दोनों, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। कंद। विकल्प बी कंद। फिर मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलूंगी आलू का एक ही प्रकार है, फ्रेंच फ्राइज विद टोमेटो केचप। जजेस कृपया हमें बताएं, इस सवाल का इन्होंने सही उत्तर दिया या फिर नहीं? बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टीम, टीम हल्दर की ओर। क्या आप तैयार हैं? चुस्ती के साथ। बहुत बढ़िया। चलिए टीम हल्दर, आपका पहला सवाल है, फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? विकल्प ए इथिलीन, विकल्प बी इथिलीन ऑक्साइड, विकल्प सी उपरोक्त दोनों, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि कौन से हार्मोन से फलों को पकाया जाता है? विकल्प ए इथिलीन, विकल्प बी इथिलीन ऑक्साइड, विकल्प सी उपरोक्त दोनों, या विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। इथिलीन। एक्सपर्ट्स का उत्तर है इथिलीन। क्या ये उत्तर सही है?
बहुत सही जवाब। इसी बहुत सही जवाब के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन है, प्याज किस तरह की सब्जी है? आपके विकल्प हैं, विकल्प ए कंद वाली सब्जी, विकल्प बी जड़ वाली सब्जी, विकल्प सी फली वाली सब्जी या विकल्प डी शल्क वाली सब्जी। अर्थात प्याज यानी कांदा किस टाइप की सब्जी है? विकल्प ए कंद वाली सब्जी, विकल्प बी जड़ वाली सब्जी, विकल्प सी फली वाली सब्जी या विकल्प डी शल्क वाली सब्जी। शल्क वाली सब्जी। इस प्रश्न का उत्तर है शल्क वाली सब्जी। क्या ये उत्तर सही है? राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की तरफ, टीम अन्नदाता की तरफ। टीम अन्नदाता, आपका पहला प्रश्न है, परागण के आधार पर चौलाई किस परागण की सब्जी है? विकल्प ए पर परागित, विकल्प बी स्वपरागित, विकल्प सी बहुधा पर परागित, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। मतलब पॉलिनेशन के आधार पर चौलाई किस पॉलिनेशन की सब्जी है? विकल्प ए पर परागित, विकल्प बी स्वपरागित, विकल्प सी बहुधा पर परागित, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। पर परागत। जजेस, विकल्प ए पर परागित, क्या ये उत्तर सही है या नहीं? इस सवाल का सही आंसर है। बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की तरफ अन्नदाता टीम। जैम बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है? विकल्प ए आम, विकल्प बी केला, विकल्प सी अमरूद, विकल्प डी सेब। इनमें से कौन सा फल जैम बनाने के लिए सबसे ठीक है या फिर सही है? विकल्प ए आम, विकल्प बी केला, विकल्प सी अमरूद, विकल्प डी सेब। सेब। सेब, क्या ये सही उत्तर है या फिर नहीं? राइट आंसर। आपने कभी एप्पल जैम खाई है? बिल्कुल, बहुत अच्छी होती है ना? बहुत अच्छी होती है। और मैंगो जैम खाई है आपने? नहीं, आपने मैंगो जैम नहीं खाया? पर मेरी फेवरेट जैम स्ट्रॉबेरी जैम है बाय द वे। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली टीम की ओर, टीम खेतीहर। टीम खेतीहर, आपका पहला सवाल है, अमरूद की फसल हेतु किस आकार के गड्ढे तैयार करने चाहिए? विकल्प ए छोटे आकार, विकल्प बी मध्यम आकार, विकल्प सी बड़े आकार या विकल्प बी इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि अमरूद, गुआवा या पेरू के लिए किस शेप के गड्ढे बनाने चाहिए? विकल्प ए छोटे आकार के, विकल्प बी मध्यम आकार के, विकल्प सी बड़े आकार की या विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। बहुत ही इंटेंस मीटिंग चल रही है। आई एम श्योर बहुत कई बार कंफ्यूजन हो जाता होगा ना, छोटा आकार का पर बड़ा आकार अच्छी का। बात ये है कि जब ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, ये इमीडिएटली सही डिसीजन लेके सही आंसर दे ही देते हैं। विकल्प सर एक बार। विकल्प हैं, विकल्प ए छोटा आकार, विकल्प बी मध्यम आकार, विकल्प सी बड़ा आकार या विकल्प बी इनमें से कोई भी नहीं। बोलते हैं ना, एक और होते हैं विकल्प और बी एक- मध्यम आकार। अच्छा ठीक है जी, विकल्प बी इनका उत्तर है, मध्यम आकार। उत्तर बिल्कुल सही है। टीम खेतीहर, आपका दूसरा प्रश्न है, लीची की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? आपके चार विकल्प हैं, विकल्प ए भारत, विकल्प बी फिलीपाइंस, विकल्प सी चीन या विकल्प डी बर्मा। लीची की शुरुआत कहां से हुई थी? विकल्प ए भारत, विकल्प बी फिलीपाइंस, विकल्प सी चीन या विकल्प डी बर्मा। विकल्प सी चीन। इनका उत्तर है विकल्प सी चीन। सही जवाब। हम किसी से कम नहीं का दूसरा राउंड यानी कि बागवानी राउंड यही खत्म होता है 4 टीम से 8 सवाल पूछने के बाद। और इस दूसरे राउंड का स्कोर्स हैं इस प्रकार, टीम भूमिपुत्रों को मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम हलदर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम अन्नदाता को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक
और टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। इस तरह से पहले और दूसरे राउंड्स के नंबर मिलाकर चारों टीम्स का स्कोर इस प्रकार है। टीम भूमिपुत्र को मिलते हैं 40 में से 40 अंक। टीम हलदर को मिलते हैं 40 में से 40 अंक। दाता को मिलते हैं 40 में से 40 अंक। और टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 40 में से 40 अंक। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आप सभी को पूरे नंबर मिले हैं, तो आप सभियों के लिए एक बार 2 से तालियां मार दिए। मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। क्या चीज? हमारे नेक्स्ट राउंड से पहले एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ब्रेक लेने के लिए। तो लेते हैं ब्रेक। सबसे पहले पेड़ पौधों को किस वैज्ञानिक ने जीवित कहा था? सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? भारत में सबसे भारी मुर्गी की नस्ल कौन सी है? कलाबाजियां दिखाने वाला घोड़ा कौन सा है? टाइम, न पहले न बाद में, एक साथ। किसी से कम नहीं, कम नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस शो में, जिस शो का नाम है हम किसी से कम नहीं। हमने अपने एक एपिसोड में बताया था कि विश्व में सिक्किम पहला ऐसा राज्य है जिसे जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती करने का खिताब मिला हुआ है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक खेती होती क्या है। जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि में भूमि के उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा नारा बनाया है, और वो ये है, अपनी खेती, अपना खाद, अपना बीज, अपना स्वाद। ऑर्गेनिक खेती के बारे में इन 2 लाइन से बहुत कुछ समझ में आता है। ऑर्गेनिक खेती में एक और जहां किसानों से मुक्त फसल मिलती है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण से स्वच्छ प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भूमि, जल एवं वायु को प्रदूषित किए बिना दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन प्राप्त किया जाता है। ये पद्धति रासायनिक कृषि की अपेक्षा सस्ती, स्वावलंबी एवं स्थायी है। इसमें मिट्टी को एक जीवित माध्यम माना गया है। भूमि का आहार जीवांश है। जीवांश गोबर, पौधों व जीवों के अवशेष आदि को खाद के रूप में भूमि को प्राप्त होते हैं। जीवांश खादों के प्रयोग के पौधों के समस्त पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही इनके प्रयोग से उगाई गई फसलों पर बीमारियों एवं कीटों का प्रकोप बहुत कम होता है, जिससे हानिकारक रसायन, कीटनाशकों के छिड़काव की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि फसलों से प्राप्त खाद्यान्न, फल एवं सब्जी आदि हानिकारक रसायनों से पूर्णतः मुक्त होते हैं। जीवांश खाद के प्रयोग से उत्पादित खाद्य पदार्थ अधिक स्वादिष्ट, पोषक तत्वों से भरपूर एवं रसायनों से मुक्त होते हैं। केंद्रीय सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2015 में परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक ऑर्गेनिक खेती बढ़ावा देना है। वर्तमान में भारत के बहुत से राज्य हैं जो ऑर्गेनिक खेती पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। सिक्किम के बाद त्रिपुरा और उत्तराखंड भी ऑर्गेनिक खेती में पूरी तरह सफलता पा चुके हैं। सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की है। इसके तहत जैविक खेती को इतना प्रोत्साहित किया गया है कि इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले किसानों को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। अब वक्त आ गया है तीसरे राउंड का, जिसका नाम है बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे
और जो टीम पहले बजर दबाएगी वो सवाल का जवाब देगी और सही जवाब देने वाले को मिलेंगे 10 अंक। और अगर गलत जवाब दिया या बजर दबाने के बाद जवाब नहीं दिया तो 5 अंक माइनस हो जाएंगे। हर टीम को एक बात का खास ख्याल रखना है कि वो बजर तभी दबाएं जब हमारा सवाल पूरा हो जाए। और दूसरी बात यह है कि जिस टीम ने बजर दबाया और वो टीम बजर दबाने के बाद सही उत्तर नहीं दे पाती या फिर उत्तर देती ही नहीं है तो उस सवाल का जवाब हमारे कृषि विशेषज्ञ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम किसी से कम नहीं का बजर राउंड। बजर राउंड का पहला सवाल है, सबसे पहले पेड़ पौधे को किस वैज्ञानिक ने जीवित कहा था? टीम खेतीहर, आपने दबाया बजर पहले, जवाब दीजिए। जेसी। इनका उत्तर है जेसी। क्या ये उत्तर सही है? सही जवाब। बजर राउंड का दूसरा प्रश्न, तिलहन उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? टीम खेतीहर, आपने बजर पहले दबाया, जवाब दीजिए। दूसरा। जजेस, क्या इनका उत्तर सही है या फिर गलत? उत्तर बिल्कुल सही है। बजर राउंड का तीसरा सवाल है, बिना ऋतु की सब्जियां उगाना क्या कहलाता है? टीम हल्दर, आपने बजर पहले दबाया है, जवाब दीजिए। वेजिटेबल फोर्सिंग। इनका उत्तर है वेजिटेबल फोर्सिंग। क्या ये उत्तर सही है जजेस? बिल्कुल सही जवाब। बजर राउंड का चौथा प्रश्न, आलू में कंद का हरापन का कारक कौन सा है? अन्नदाता टीम, कृपया अपना उत्तर दें। सोलेनिन। सोलेनिन। क्या ये उत्तर सही है या फिर गलत? टीम अन्नदाता, आप मुझे ये बताओ, आलू में जो हरापन होता है वो क्यों होता है? ये अच्छा है या नहीं? आलू जो रहता है वो मिट्टी के ऊपर जब आता है तब उस पर सनलाइट आती है, तो सनलाइट की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब हरा। इसके लिए क्या करना चाहिए? हम आलू की जब बुआई करते हैं तब बुआई करने के समय वो आलू के जो गड्ढे रहते हैं वो ज़मीन के अंदर अच्छी तरह डाल देने चाहिए, इसलिए वो आलू रहता है वो ऊपर नहीं आता है। आलू में एक स्पेशल हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस है, स्पेशल इंटरकल्चर प्रैक्टिस, दैट इज अर्थिंग अप। मीन्स आलू को मिट्टी से भराव लगाना। इसलिए क्या होता है, वो जब ट्यूबराइजेशन होता है, मतलब आलू का फॉर्मेशन होता है, वो सनलाइट को एक्सपोज नहीं होते। अगर सनलाइट को अगर वो एक्सपोज होते तो उसका भाग ग्रीन होता है, मतलब इसमें सोलेनिन का फॉर्मेशन होता है। और जब सोलेनिन का फॉर्मेशन होता है वो आलू खाने के लिए अच्छे नहीं होती, उसकी टेस्ट जो है वो बिटर बन जाती। इसलिए अर्थिंग अप ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बजर राउंड का पांचवा सवाल है, अंगूर की फसल हेतु किस आकार के गड्ढे तैयार करनी चाहिए? मुझे लगता है भूमिपुत्र टीम, लेकिन हम अपनी क्रिएटिव टीम से पूछ सकते हैं। पूछ लेते हैं। जी, क्रिएटिव टीम। तो क्रिएटिव टीम भी यही बोलती है कि भूमिपुत्र ने सबसे पहले बजर दबाया, अपना उत्तर दे। छोटे आकार के। जजेस, क्या इनका उत्तर सही है? उत्तर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं बजर राउंड के छठे प्रश्न की तरफ। सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? टीम हल्दर। 16%। 16%। क्या ये उत्तर सही है जजेस? सही जवाब। बजर राउंड का सातवां प्रश्न है, भारत में सबसे भारी मुर्गी की नस्ल कौन सी है? टीम भूमिपुत्र ने पहले बजर दबाया है, जवाब दीजिए। असील। इनका उत्तर है असील। क्या ये उत्तर सही है जजेस? राइट आंसर। बजर राउंड का आठवां प्रश्न, कलाबाजियां दिखाने वाला घोड़ा कौन सा है? टीम अन्नदाता, कृपया अपना उत्तर दें। मलानी। मलानी। क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? राइट आंसर। बजर राउंड का नौवां सवाल है, धतूरा किस कुल यानी फैमिली को बिलोंग करता है? टाई। न पहले न बाद में, एक साथ
इन दोनों टीम ने, टीम हल्दर, टीम अन्नदाता ने एक साथ बजर प्रेस किया है। लेकिन इस सिचुएशन में हमें क्रिएटिव टीम से पूछना चाहिए आज। एग्जैक्टली। तो चलिए पूछते हैं क्रिएटिव टीम से वो इस सिचुएशन के लिए क्या सोल्यूशन ढूंढती है। तो यानी कि क्रिएटिव टीम के अनुसार अन्नदाता टीम ने पहले बजर दबाया, तो कृपया अपना उत्तर दे। 1679। जजेस, क्या इनका उत्तर सही है या नहीं? बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं बजर राउंड के 10वें प्रश्न की तरफ। दुग्ध में प्रोटीन किस रूप में घुली रहती है? टीम खेतीहर। टीम खेतीहर अपना उत्तर दे। कोलाइड। जजेस, इनका उत्तर सही है या फिर नहीं? सही जवाब। हम किसी से कम नहीं शो का बजर राउंड यहीं समाप्त होता है। टीम के जवाबों के अनुसार उन सब के नंबर इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 20 नंबर, टीम हल्दर को मिले हैं 20 नंबर, टीम अन्नदाता को मिले हैं 30 नंबर और टीम खेतीहर को भी मिले हैं 30 नंबर। इस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे राउंड्स के नंबर मिलाकर चारों टीम्स का स्कोर होता है ये। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 60 नंबर, टीम हल्दर को मिले हैं 60 नंबर, टीम अन्नदाता को मिले हैं 70 नंबर और टीम खेतीहर को मिले हैं 70 नंबर। जैसा कि आप देख रहे हैं, 3 राउंड के बाद टीम अन्नदाता और टीम खेतीहर 70 अंक के साथ यहां पर अच्छा स्कोर कर रही हैं और टीम भूमिपुत्र और टीम हल्दर 60 अंक के साथ हल्के से नीचे। और अब रैपिड फायर की तरफ बढ़ने से पहले लेते हैं एक रैपिड फायर ब्रेक। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? दूध के सफेद रंग का कारण क्या है? केसिन। NREP की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल। भारत में कुल कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जा सकती है? किसी से कम नहीं, कम नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसी से कम नहीं, कम नहीं। एक बार फिर मैं भावना रॉय अपनी को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। इसी के साथ अब रुक करते हैं इस शो के चौथे राउंड की तरफ, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। जैसे कि शुरू में ही बताया जा चुका है, इस राउंड में हर एक टीम से 1 मिनट के अंदर फटाफट 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक टीम को फटाफट जवाब देने होंगे। हर सवाल के 2-2 नंबर होंगे। तो दोस्तों, आप ये राउंड समझ चुके हैं ना अच्छे से? वेरी नाइस। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली टीम यानी भूमिपुत्र की ओर। टीम भूमिपुत्र, आपका समय शुरू होता है अब। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र सियांग। ज्वार के दानों के कितने प्रतिशत गोंद होता है? 25 to 30%। जौ की खेती कब शुरू हुई? 7500 BC। सिंचित खेती की शुरुआत कब हुई है? 2900 BC। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? 1989। हमें 5 सवालों के जवाब मिल चुके हैं जजेस। क्या ये उत्तर सही या ये एकाध गलत है? भूमिपुत्र टीम के 5 सवालों की जवाब बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की अगली टीम यानी कि हल्दर टीम की ओर। हल्दर टीम, आप लोग तैयार हैं?
आपका समय शुरू होता है अब। नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। IAAP की फुल फॉर्म क्या है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। NREP की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। JGSY की फुल फॉर्म क्या है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। पशुओं में अतिसार यानी प्लेग जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिजीजेस है या नहीं? नहीं। जजेस, इनके 5 सवालों के उत्तर सही हैं या उनमें से कुछ गलत भी हैं? टीम हल्दर के 5 सवालों के उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टीम अन्नदाता की ओर। आप तैयार हैं? आपका समय शुरू होता है अब। पशुओं में संस्क्रजन्य गर्भस्राव ब्रूसियोलिसिस जीवाणुजनित रोग यानी बैक्टीरियल डिजीज है या नहीं? है। पशुओं में थैलेला यानी मास्टिसिस जीवाणुजनित रोग यानी बैक्टीरियल डिजीज है या नहीं? हाँ है। दूध के सफेद रंग का कारण क्या है? केसिन। हॉकी हॉक पुष्प शरद ऋतु का मौसमी पुष्प है या नहीं? नहीं। भारत में सबसे ऊंची झील किस राज्य में है? सिक्किम। इस बार से सारे उत्तर मिल गए। इनमें से कोई उत्तर सही है या सारे गलत हैं? टीम अन्नदाता के 5 ही जवाब सही है। टीम अन्नदाता आपसे काफी खफा दिख रही थी जब आपने ऐसा प्रश्न किया। वही एक तरीका होता है बोलने का बस। रैपिड फायर राउंड की अगली टीम का नाम है टीम खेतीहर। टीम खेतीहर, आप तैयार हैं? तैयार है। आपका समय शुरू होता है अब। भारत में सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर है? लोहित। भारत का सबसे विशाल स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? गोरखपुर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत में किस वर्ष आरंभ की गई थी? 1998। भारत में कुल कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जा सकती है? 60.45। बिल्कुल रानी झांसी की तरह जवाब देती है हमारी कविता। तो चलिए जजेस से पूछते हैं, जजेस, इनके 5 सवालों के उत्तर सही हैं या फिर गलत? 5 सवालों के जवाब बिल्कुल सही है। चलो। बहुत ही मजेदार रहा रैपिड फायर राउंड। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों से ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। तो दोस्तों ये साफ हो गया कि आज हमारी टीम चली गई है डेंजर जोन में। किसी से कम नहीं, कम नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। आइए बढ़ते आगे और देखते हैं रैपिड फायर राउंड के स्कोर्स क्या हैं। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं 10 में से 10 अंक। टीम हल्दर को भी मिले हैं 10 में से 10 अंक। टीम अन्नदाता को भी मिले हैं 10 में से 10 अंक और टीम खेतीहर को भी मिले हैं 10 में से 10 अंक। और इस तरह से 4 राउंड्स के बाद टोटल नंबर इन सब टीम्स के इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं टोटल 70 नंबर। टीम हल्दर को मिले हैं टोटल 70 नंबर। टीम अन्नदाता को मिले हैं टोटल नंबर 80 और टीम खेतीहर का टोटल स्कोर है 80। इस तरह से आज टीम अन्नदाता और खेतीहर संयुक्त रूप से टॉप पर हैं। वही टीम भूमिपुत्र और टीम हल्दर संयुक्त रूप से निचले पायदान पर हैं। तो
दोस्तों ये साफ हो गया है कि आज हमारी टीम भूमिपुत्र और टीम हल्दर दोनों चली गई हैं डेंजर जोन में। लेकिन इन्हें सिर्फ थोड़ी सी चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि अगर अगले एपिसोड में अच्छा खेलेंगे तो डेंजर जोन से बाहर आ सकते हैं। मैं अपनी दोनों ही टीम्स के लिए कुछ कहना चाहूंगी। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों से ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। बहुत खूब भावना जी। कोई शो से गया तो कोई शो में वापस आया। दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, इसलिए हम लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि जल्द ही आप सभी से इसी मंच पर दोबारा मिलेंगे अपनी पूरी टीम के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। केला कैसे उगाया जाता है? गलत जवाब। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? कैंडी एवं मुरब्बा बनाने हेतु सर्वोत्तम फल कौन सा है? जैतून कैसे उगाया जाता है? 3, 2 and 1। किसी एक प्रतिभागी को शो से बाहर जाना होगा। जब धूप में बदन जलाते हैं तब ये अनाज उग पाते हैं। दुनिया की थाल सजाने में मिट भी जाए तो हम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से